नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपना जो क्लास 12th है आपका क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो दूसरा है खेल कूद में बच्चे और महिलाएं, ये चैप्टर मैं आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ, जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए होने वाला है। यानी जो आपका न्यू सेशन है 2023 और 24 का, उसके अकॉर्डिंग जो आपका न्यू सिलेबस है और उसके अनुसार जो आपका चैप्टर है खेल कूद में बच्चे और महिलाएं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आसन संबंधी विकृतियाँ। यानी कि जो आसन संबंधी विकृतियां हैं वो क्या है, मतलब उसकी परिभाषा क्या है और कौन कौन सी विकृतियां होती है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है बारीकी से। मैं आपको बिल्कुल एकदम ध्यान से समझा दूंगा, आपको बिल्कुल रटना नहीं है और बिल्कुल आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। जो जो मैं पॉइंट आपको बताऊंगा वो आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है। तो देखिए, आसन संबंधी विकृतियां। तो पहले हम बात करते हैं आसन संबंधी विकृति के बारे में। तो देखो, शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो अनुचित शारीरिक आसनों द्वारा उत्पन्न होती है, आसन संबंधी विकृतियां कहलाती है। यानी कि शरीर की बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो हमारी अनुचित, यानी जो हम गलत तरीके से बैठते हैं उठते हैं, उसके कारण जो भी विकृतियां उत्पन्न होती है वो हमारी होती है आसन संबंधी विकृतियां। आपसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आसन संबंधी विकृतियां क्या है, तो आप लिख देना कि हमारी जो शरीर है उसकी बनावट में उत्पन्न ऐसी विकृतियां जो अनुचित शारीरिक आसनों द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब हम अगर सही तरह से नहीं बैठेंगे और तो उसके कारण जो विकृतियां उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं आसन संबंधी विकृतियां। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब हम समझते हैं कि आसन संबंधी जो विकृतियां वो कितने प्रकार की होती है। देखो, तो हमारी जो आसन संबंधी विकृतियां है वो टोटल 7 प्रकार की होती है। ठीक, कितने प्रकार की होती है? 7। पहला हमारा है घुटनों को टकराना, दूसरा चपटे पैर, तीसरा गोल कंधे, चौथा धनुषाकार टांगे, पांचवा आगे की ओर कुबड़, छठा पीछे की ओर कुबड़, और जो सातवां आपका है वो स्कोलियोसिस। ठीक है, ये सातों जो है हमारी आसन संबंधी विकृतियां हैं। तो आपको ये जो विकृतियां का नाम है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आसन संबंधी विकृतियां कितनी है। तो आपको बताना है 7 है और उनका नाम आप याद कर लो। पहला घुटनों को टकराना, दूसरा चपटे पैर, तीसरा गोल कंधे, चौथा धनुषाकार टांगे, पांचवा आगे की ओर कुबड़, छठा पीछे की ओर कुबड़ और सातवां स्कोलियोसिस। तो अब हम एक एक करके समझेंगे ये जो विकृतियां हैं ये क्या है तथा इस विकृतियों से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। जो भी चीज़ें विकृतियों के बारे में सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि घुटनों का टकराना, ये जो आसन संबंधी विकृति है ये क्या है। क्या में आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि विकृति क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके उपाय क्या है, सब आपको बताना पड़ेगा। तो आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को आप स्किप मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखो समझते हैं पहले घुटनों का टकराना। तो देखो, घुटनों का टकराना एक आसन संबंधी विकृति है। ठीक है, मतलब जो घुटनों का टकराना है वो क्या है? एक आसन संबंधी विकृति है, जिसमें सामान्य रूप से खड़ी अवस्था में व्यक्ति के दोनों घुटने आपस में टकराते प्रतीत होते हैं। मतलब जब व्यक्ति सामान्य रूप में खड़ा होता है तो उसके जो दोनों घुटने होते हैं ना वो आपस में टकराते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं। देखो व्यक्ति यहाँ पे देखो, मैंने आपके सामने एक चित्र ले रखा है, इस चित्र में आप देखो जो व्यक्ति वो खड़ा है, ठीक है, सामान्य जैसे आदमी खड़ा होता है ना उसी प्रकार वो व्यक्ति खड़ा है, लेकिन उसके घुटने जो आपस में टकराते हुए प्रतीत हो रहे, देखो बिल्कुल पास में। तो ये होता है घुटनों को टकराना। आप देखो, आप एक चीज और समझो कि आप नाम याद कर लो, नाम के अकॉर्डिंग आप बना के लिख भी सकते। घुटनों को टकराना, इसमें आप ये समझ आओ कि इसमें घुटनों के बारे में ही है। ठीक है, यानी देखो घुटनों का टकराना, इसमें ये जो विकृति है इसमें जो घुटने होते हैं वो टकराते हैं। ठीक है, देखो चित्र में देखो आप, ये व्यक्ति खड़ा है, इसके दोनों घुटने लग रहे हैं ना कि आपस में टकराते हुए प्रतीत हो रहे, तो यही होता है हमारा घुटनों का टकराना। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार लिखना है कि घुटनों का टकराना एक आसन संबंधी विकृति है, इसमें सामान्य रूप से खड़ी अवस्था में व्यक्ति के दोनों घुटने आपस में टकराते प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा घुटनों को टकराना। अब हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या है, मतलब इसके लक्षण क्या क्या है। देखो, तो पहला, खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं। पहला लक्षण इसका ये है, जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके दोनों घुटने आपस में सटने लगते हैं। ठीक है, और जो दूसरा इसका लक्षण है हमारा वो है, चलते समय घुटने आपस में स्पर्श करते हैं, यानी जब व्यक्ति चलेगा तो उसके जो दोनों घुटने वो आपस में टकराएंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, मतलब थोड़ा जो पॉइंट है वो अपने मन से भी लिख सकते हो कि मान लो घुटने
का टकराना है तो उसके लक्षण क्या होंगे? व्यक्ति जब चलेगा तो उसके घुटने टकराएंगे, उसको चलने में दिक्कत आएगी। वो पॉइंट आप मन से भी लिख सकते हो। तो आपको समझते हुए चलना है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक। तीसरा जो हमारा लक्षण है वो है दौड़ते समय घुटने आपस में स्पर्श करते हैं। यानी जो व्यक्ति दौड़ेगा तो उसके घुटने आपस में स्पर्श करेंगे, ठीक है। अब देखो कारण क्या है। अभी जो घुटनों का टकराना है ये हर व्यक्ति को तो होता नहीं है। किसी का मान लो 10 व्यक्ति है तो 10 को तो हो नहीं जाएगा ये रोग। मान लो किसी एक को हुआ, 2 को होगा, 1-2 लोग को ही होगा ना। तो मतलब किस कारण से होता है? कारण का मतलब होता है कि किस कारण से हो रहा है। तो इसका जो पहला कारण है वो है मोटापा, ठीक है। यदि व्यक्ति के अंदर मोटापा ज्यादा होगा तो उसको ये जो घुटनों का टकराना, जो आसन संबंधी विकृति है, इसके होने की जो चांसेस है जो ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। विटामिन डी की कमी, यदि व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी होगी तब भी इसके चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिकेट्स नामक रोग, एक रोग है रिकेट्स नामक, अगर ये भी व्यक्ति के अंदर है तो व्यक्ति का जो घुटनों का टकराना है वो विकृति बन सकती है। और चौथा जो हमारा वो है समय से पहले देखो समय से पहले बच्चों को चलाना, यानी जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको समय से पहले, यानी उसको 5-6 साल से पहले ही चलाने लग जाते हैं। मान लो 1-2 साल का बच्चा हुआ, ठीक है, मान लो बच्चा 1 या 2 साल का हुआ, ठीक है, 1 या 2 साल का हुआ तो उसको समय से पहले ही जो माता पिता है वो चलाने की कोशिश करते हैं, जिस कारण से ये विकृति उनमें विद्यमान हो सकती है। पांचवा जो हमारा है वो कुपोषण। देखो कुपोषण का मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति को पूरा संतुलित आहार ना मिले, मतलब वो सही से खाना ना खा पाए, या फिर मतलब उसको पूरा संतुलित आहार ना मिले, कुपोषण के कारण भी ये रोग उत्पन्न हो सकता है। छठा जो हमारा कारण है घुटनों के मिडल लिगामेंट का लेटरल लिगामेंट की अपेक्षा ज्यादा विकसित होना। जो ये मिडल लिगामेंट होते हैं और जो ये लेटरल लिगामेंट होते हैं इसके अपेक्षा ज्यादा विकसित होना, ठीक है, मतलब इसके अपेक्षा ज्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। और जो सातवां हमारा कारण बन जाएगा वो लंबे समय तक भारी बोझा ढोना, यानी कि जब व्यक्ति बहुत ही लंबे समय तक मान लो वजन वाला काम करेगा, बहुत ही ज्यादा वजन ढोएगा, तो उस कारण भी विकृतियां उत्पन्न हो सकती है। ये थे हमारे कारण। कारण का मतलब ये होता है कि ये जो विकृति है वो किस कारण से उत्पन्न होती थी, ये सब हमारे कारण थे, ठीक। अब हम समझते हैं कि मान लो विकृति तो हो गई, अब इसका उपाय क्या क्या है, ठीक है। आपको एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा, कारण क्या है, विकृति क्या है, उसके उपाय क्या है, बिल्कुल आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलना है। तो पहला हमारा जो उपाय है वो है घुड़सवारी करना, ठीक है। यदि व्यक्ति को मान लो घुटनों को टकराना एक विकृति हो गई है तो व्यक्ति जब घुड़सवारी करेगा तो ये विकृति उसकी ठीक हो जाएगी। दूसरा, फुटबॉल खेल में साइड किक करना, फुटबॉल जो खेल होता है उसमें साइड किक करना, उससे भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तीसरा जो हमारा उपाय है वो है दोनों घुटनों के बीच तकिया लगाकर खड़े होना, ठीक है। अगर व्यक्ति को अगर ये विकृति है घुटनों का टकराना तो व्यक्ति जो है वो दोनों अपने जो घुटने होते हैं उसके बीच तकिया लगा के खड़े होगा, जिससे कि उनके घुटनों के बीच में जो दूरी है वो बढ़ेगी और जो विकृति है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। चौथा जो है हमारा वो है वॉकिंग कैलिपर्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। पांचवा जो हमारा है वो है घुटनों के नीचे तौलिया रखकर पैर सीधा रखकर तकिए को घुटने से नीचे की ओर दबाना, ठीक है, इससे भी हो सकता है सही। और छठा जो हमारा उपाय है वो है पैर को सीधा रखकर उसे उठाना, पैर को सीधा रख करके उसे जब हम उठाएंगे तो ये विकृति हमारी ठीक हो जाएगी। और जो हमारी अब दूसरी विकृति आती है वो है चपटे पर, ठीक है। मैंने आपको पहला विकृति बता दिया घुटनों को टकराना, बिल्कुल आसान विकृति, आपको बिल्कुल मैंने समझा दिया उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, जो मैंने आपको बता दिया। जहाँ में आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। अब चपटे पैर आ गया तो आपको आप थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो चपटे पैर, ठीक है, यानी जो आदमी का पैर है वो थोड़ा चपटा हो जाता है। अब इसको देखो पढ़ते हैं। देखो चपटे पैर एक आसन संबंधी विकृति है, ठीक है। आपको हर विकृति में जरूर लिख देना, कॉमन पॉइंट बन जाएगा आपका कि चपटे पैर मतलब कोई विकृति है, जैसे मान लो घुटनों को टकराना तो लिख देना कि घुटनों को टकराना एक आसन संबंधी विकृति, क्योंकि आसन संबंधी विकृति है, ठीक है। देखो चपटे पैर एक आसन संबंधी विकृति है तथा इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को पैरों में दर्द महसूस होता है, उन्हें खड़े रहने व चलने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। चपटे पैर यानी जो व्यक्ति का पाँव, देखो यहाँ पे मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि देखो व्यक्ति का ये सामान्य पाँव हो गया, ये चपटे पैर हो गए, ठीक है। इसमें व्यक्ति का जो पाँव है वो गोल सा हो जाता है, बिल्कुल स्पर्श हो जाता है मतलब धरती से, और जो एड़ी है और जो ये आगे का इसमें गैप नहीं रहता, बिल्कुल प्लेन सा हो जाता है, ठीक है। और ये जो सामान्य पैर जो व्यक्ति का सही होता है, ये विकृति। तो पहला हम समझते हैं लक्षण। अब जो चपटे पैर है ये तो आपको पता चल गया कि ये आसन संबंधी विकृति है, ठीक है। और इसमें विकृति में व्यक्ति के पैरों में बहुत दर्द महसूस होता है और उन्हें खड़े हुए रहने व चलने में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब समझते हैं इसके लक्षण क्या क्या, मतलब मान लो किसी व्यक्ति को विकृति हो गया तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे
ताकि हम समझ सकें कि हाँ भाई उसके अंदर कोई विकृति विद्यमान है। पहला लक्षण हमारा आ जाता है चलते समय तथा खड़े होते समय पैर के मध्य भाग में दर्द, यानी व्यक्ति जब चलेगा खड़ा होगा तो उसका जो बीच का पॉइंट है ना ये, इसमें बहुत ही तेज उसको दर्द होगा। दूसरा लक्षण है पैर की लंबी चाप का खत्म हो जाना, इसकी जो पाँव की जो लंबाई है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा पॉइंट बन जाएगा पैरों को गीला करके यदि फर्श पर रखा जाए तो वो पूरे पैर का निशान देखा जा सकता है। मतलब मान लो कोई आप पाँव को गीला करके आप फर्श पर रखोगे, मान लो जिसको ये विकृति है वो रखेगा, ठीक है, तो उसका जो छाप है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है वो अपना पाँव गीला करके फर्श पर रखेगा तो उसका जो पाँव का छाप है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो इसके लक्षण हो गए। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके कारण। ठीक है, आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एंड तक वीडियो को देखें ताकि आपको चैप्टर जो बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाए। आप समझते हैं कारण। ठीक है, जो ये विकृति है हमारी, ठीक है, इसके कारण क्या क्या है, मतलब ये जो विकृति है वो किस कारण से उत्पन्न हो सकती है मनुष्य के अंदर। ठीक है, तो पहला जो हमारा कारण बनता है वो है मांसपेशियों तथा हड्डियों की कमजोरी। यदि व्यक्ति के अंदर हड्डियां कमजोर है, मांसपेशियां कमजोर हैं, तो उसको ये जो ये विकृति है हमारा चपटे पर ये हो सकती है। दूसरा अत्यधिक भार, यानी व्यक्ति का जो भार है वो अधिक है, मतलब वो ज़्यादा वेट है, यानी जो व्यक्ति का भार है वो अधिक है, उस कारण भी हो सकता है। तीसरा मोटापा, व्यक्ति के अंदर यदि मोटापा है तो भी ये विकृति उसके अंदर हो सकती है। चौथा जो हमारा वो है लंबे समय तक भारी बोझा ढोना, यानी व्यक्ति लंबे समय तक कोई भारी मतलब बोझा ढोने का काम कर रहा है, बहुत ही भारी भारी सामान उठा रहा है, तो उस कारण से भी ये विकृति उसको हो सकती है। पांचवा चोट, यदि व्यक्ति को कोई चोट लग जाए तो भी ये विकृति हो सकती है। और छठा जो हमारा कुपोषण, यदि व्यक्ति को सही से पोषण न मिले और वो कुपोषण का शिकार हो जाए, मतलब वो सही से पोषण उसको पोषक तत्व ना मिले, तो खाने में जो सही पोषक तत्व ना मिले उसको एक मिला कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो कुपोषण का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को पोषण युक्त आहार ना मिले, मतलब वो कुपोषण का शिकार हो जाए और उसको ये जो विकृति है वो हो सकती है। ठीक है, ये भी हमारा कारण हो जाएगा। सातवां हमारा है खराब जूते, यदि व्यक्ति खराब जूते पहनता है जिसके जो तली होती है ना, तली होता है, इसका तली होता है, अगर वो घिसे हुए तली वाले को पहनता है तो उस कारण से भी इसकी जो विकृति है वो उत्पन्न हो सकती है। अब तो हमने देख लिया कि इसके कारण क्या क्या है, अब हम देखते हैं कि इसके उपाय क्या क्या है। मान लो किसी को अगर ये विकृति हो जाती है तो वो किस प्रकार से एक विकृति से बच सकता है। तो पहला जो हमारा उपाय है वो है पैरों से लिखना। ठीक है, यदि व्यक्ति अपने पाँव से लिखेगा तो उसकी जो विकृति वो धीरे धीरे सही हो जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारा रेत पर चलना तथा दौड़ना, यदि व्यक्ति रेत पर चलेगा और दौड़ेगा तो उससे भी इसकी जो विकृति है वो सही हो जाएगी। पंजों पर कूदना, पंजों पर कूदने से भी विकृति सही हो जाएगी। और जो चौथा उपाय है हमारा वो है उचित प्रकार के जूते पहनना। ठीक है, व्यक्ति को सही प्रकार के जूते, बिल्कुल अच्छे जूते पहनने चाहिए जिससे भी ये सही हो सकता है। पांचवा जमीन पर गिरे हुए छोटे पत्थर के टुकड़ों को पैरों से उठाना, इससे भी हो सकता है। छठा पंजों पर चलना, इससे भी हो सकता है। सातवां ताड़ासन करना, अगर व्यक्ति ताड़ासन करेगा तो उसकी जो विकृति है सुधार आ सकता है। आठवां जो हमारा उपाय है वो है वज्रासन करना, वज्रासन से भी सुधार आएगा। नौवां गेंद के ऊपर चलने वाले खेल, इसमें सुधार आएगा। और जो 10वां हमारा सुधार है वो है जूते के मध्य भाग में रुमाल रखकर पहनना, जूते का जो मध्य भाग होता है उसमें रुमाल डालकर जूते को पहनना। ठीक है, अब हम समझते हैं जो हमारी तीसरी विकृति है गोल कंधे। जो हमारी तीसरी विकृति है गोल कंधे, आखिर ये है क्या, तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। हर एक विकृति को मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल गहराई से बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को स्किप ना करना। तो देखो, गोल कंधे एक आसन संबंधी विकृति है तथा इस विकृति में कंधे गोल होकर आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, देखो समझो आप, ये जो गोल कंधे या एक आसन संबंधी विकृति है, और इस विकृति में जो व्यक्ति के कंधे हैं वो गोल होकर आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। देखो ये व्यक्ति को देखो, ये जो व्यक्ति है, ये जो कंधे देखो ये गोल हो गए। ठीक है, यहाँ पे गोल हो गया, जो व्यक्ति का जो आगे ये हिस्सा है वो झुका हुआ प्रतीत, आपको लग रहा है झुका हुआ प्रतीत, ये व्यक्ति का जो आगे का हिस्सा है वो झुका हुआ प्रतीत होता है। हमारे गोल कंधे, जो कंधे होते हैं वो गोल हो जाते हैं। ठीक है, देखो आपके सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई विकृति के बारे में पूछते तो आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में उसका आंसर देना होगा। पहले आपको बताना होगा ये क्या चीज़ है गोल कंधे। ठीक है, मान लो आपसे आगे गोल कंधे क्या है तो बताओगे पहले आप,
लक्षण बताओगे, फिर कारण बताओगे, फिर आप उपाय बताओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भी एग्जाम में आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप समझते हैं इसके लक्षण क्या क्या है, मतलब किसी व्यक्ति को विकृति हो जाती है उसके लक्षण क्या क्या। तो पहला है हमारा कंधे गोल होकर आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। कंधे जो है वो गोल होकर आगे की तरफ झुक जाते हैं। दूसरा, कंधे और कान एक सिर में दिखाई नहीं देते, कंधे और कान की जो सिर है वो आगे पीछे हो जाती है। और जो गर्दन आगे की तरफ झुक जाती है, ठीक है। जो गर्दन व्यक्ति का वो आगे की तरफ झुक जाता है, और जो ये कंधे हैं, ठीक है, और जो ये जो कान है ना व्यक्ति का, तो ये जो एक सिर यानी एक लाइन में दिखाई नहीं देती, कान का जो हिस्सा है थोड़ा आगे झुक जाता है और ये थोड़ा कंधे पीछे झुक जाता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। मतलब जो मेन है ये जो गर्दन आगे झुक जाएगा, और जो कान और ये कंधा है इसके बीच में जो सिधाई है वो नहीं बन पाएगी, वो ये थोड़ा आगे ये थोड़ा पीछे हो जाता है। आप समझते हैं कारण, ये जो विकृति वो किस कारण से मनुष्य के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो पहला कारण है हमारा आनुवांशिकता, यानी जो ये विकृति वो बच्चे के अंदर माता पिता मतलब बचपन से विद्यमान हो सकती है। मतलब मान लो उसके माता या पिता किसी को अगर ये विकृति हो तो बच्चे को विकृति होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी जब मान लो माता पिता को विकृति होगी तो बच्चे को विकृति हो सकती है। दूसरा हमारा है झुकी हुई अवस्था में उठने बैठने व चलने से। मान लो कोई बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो झुक कर काम करते हैं, झुक करके चलते हैं, मतलब ज़्यादा काम वो झुक कर करते हैं, तो उस कारण से विकृति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा, कंधों संबंधी व्यायाम न करने से। यदि व्यक्ति कंधा से संबंधित व्यायाम नहीं करेगा तो भी ये जो विकृति उत्पन्न हो सकती है। और जो इसकी सावधानियां हैं, ठीक है, वो क्या क्या हम समझते हैं। तो देखो, झुकी हुई स्थिति में बैठना, खड़े होना व चलना नहीं चाहिए। सावधानी का देखो मतलब पता है क्या होता है। देखो सावधानी का मतलब जिस व्यक्ति मान लो ये विकृति नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब उस व्यक्ति को मान लो एक सामान्य व्यक्ति है तो वो इस विकृति से किस प्रकार से बच सकता है। उसको ये विकृति हुआ नहीं है लेकिन बच कैसे सकता है, क्या क्या सावधानियां बरत सकता है जिससे वो भविष्य में उसको ये विकृति ना हो, ठीक है। तो पहला है कि झुकी हुई स्थिति में बैठना, खड़े होकर वह चलना नहीं चाहिए, ठीक है। झुकी हुई स्थिति में नहीं बैठना चाहिए, खड़े होकर वह चलना नहीं चाहिए, ठीक। ये पहला सावधानी आप बरतोगे। दूसरा, तंग फिटिंग वाले कपड़े ना पहने, यानी जो बहुत ही टाइट कपड़े होते हैं, बिल्कुल फिटिंग होते हैं, वो ना पहने, थोड़ा लूज कपड़े मतलब थोड़ा ढीले ढाले कपड़े पहने। तीसरा जो हमारा वो अनुचित आकार के फर्नीचर पर नहीं बैठना चाहिए। जो फर्नीचर आजकल के जो फैशन के जो फर्नीचर आ गए हैं वो अलग अलग आकार के हैं, तो बिल्कुल अनुचित मतलब गलत आकार के फर्नीचर पर हमें नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। ये कुछ सावधानियां हो गई। अब समझते हैं, मान लो जिस व्यक्ति को ये विकृति हो ही गई, इसके लिए क्या क्या उपाय हैं, सकारात्मक। तो देखो, पहला, कंधों तथा कोहनियों को पहले घड़ी की विपरीत दिशा में वृत्ताकार रूप में घुमाएं, ठीक है, पहला उपाय ये। दूसरा हमारा उपाय है किसी रस्सी या रॉड पर कुछ देर के लिए लटकना। मान लो कोई रस्सी है यहाँ पे, ठीक है, मान लो आपकी रस्सी या रॉड है, इसके ऊपर कुछ देर तक लटकना, इससे भी जो विकृति सही हो सकती है। दूसरा जो हमारा उपाय है वो है चक्रासन व धनुरासन करना भी लाभदायक होता है। ये व्यक्ति जब चक्रासन जो है और धनुरासन, जब व्यक्ति चक्रासन और धनुरासन करेगा उससे भी जो व्यक्ति का जो विकृति है वो ठीक हो सकती है। अब देखिए हम समझते हैं चौथी जो हमारी विकृति थी वो है धनुषाकार टांगे। अब इसको समझते हैं, आपको बिल्कुल नाम से समझते हुए चलना, आपको याद कर लेना कि थोड़ा बहुत आपको मतलब इतना याद होना चाहिए। मान लो धनुषाकार टांगे, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा मिलना चाहिए हम इसके ऊपर बात करने वाले, मतलब जो टांगे हैं वो हमारे धनुष के आकार की हो जाती है। चलिए देखते हैं इसको, ठीक। ये जो हमारी विकृति है इसको देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखो, धनुषाकार टांगे एक आसन संबंधी विकृति है, ठीक है। इस विकृति में सामान्य स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर सीधे खड़े होने पर दोनों घुटनों के बीच काफी अंतर पाया जाता है। देखो आपको मैं समझाता हूँ चित्र के माध्यम से। देखो, व्यक्ति का पाँव है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो व्यक्ति का जो पाँव, जब व्यक्ति खड़ा होगा सामान्य स्थिति में तो उसका जो पाँव, ये जो पाँव के बीच में अंतर बहुत बढ़ जाएगा। एक पाँव उसका इधर है, एक बहुत ही दूरी बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गैप हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं धनुषाकार टांगे। और जो ये गैप है हमें धनुष के आकार दिख रहा है, देखो ऐसे धनुष के आकार दिखता है, इसलिए इसको हम कहते हैं धनुषाकार टांगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया वो धनुषाकार टांगे क्या होता है। अब देखते हैं इसके लक्षण, यानी इसके लक्षण क्या। तो पहला है दोनों घुटनों के बीच की दूरी जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब जो दोनों घुटने उसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा कारण है हमारा दूसरा जो लक्षण है, लक्षण के ऊपर हम बात कर रहे हैं। दूसरा जो हमारा लक्षण है वो है खड़े होने की स्थिति में, चलने की स्थिति में तथा दौड़ने की स्थिति में घुटने बाहर की ओर घूम जाते हैं, ठीक। ये सब इसके लक्षण है, मतलब जब व्यक्ति खड़ा होगा, चलेगा
तो उसके दोनों घुटने जो बाहर की ओर घूम जाते हैं, मतलब बाहर की ओर दिखते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें गैप हो जाता है, तो बाहर की ओर घुटने दिखते हैं। तीसरा जो हमारा लक्षण है वो है टांगों की आकृति धनुषाकार हो जाती है। अब आप यदि टांगों को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल धनुष के आकार की टांगे दिखाई देगी, इसका नाम पड़ा गया धनुषाकार टांग। अब हम समझते हैं कि इसके कारण क्या क्या है, ठीक है, मतलब किस कारण से ये जो विकृति है वो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो सकती है। देखो पहला कारण हमारा है घुटनों के लेटरल लिगामेंट मिडल लिगामेंट की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाना, ये पहला कारण हमारा बन गया। दूसरा कारण बन गया हड्डियों का तथा मांसपेशियों का कमजोर हो जाना, दूसरा कारण। तीसरा हमारा कारण है लंबे समय तक सुख आसन में बैठना, मतलब बहुत ही समय तक व्यक्ति बिल्कुल सुख में बैठा है, सुख आसन की स्थिति में बैठा हुआ, भी कारण बन सकते। चौथा गलत तरीके से चलना, कुछ व्यक्ति होते हैं वो गलत तरीके से चलते, उस कारण ये जो विकृति वो उसके उत्पन्न हो सकती है। पांचवा मोटापा, मोटापा से भी उत्पन्न हो सकती है। छठा बालक को समय से पहले खड़ा करना अथवा चलाना, यानी बच्चा जो है उसको बहुत ही कम उम्र में, मतलब 1-2 साल, मान लो 1 या 2 साल का बच्चा है, 1-2 साल की उम्र में उसको अगर माता पिता चलाने की कोशिश करते हैं तो भी उनको ये जो विकृति वो उत्पन्न हो सकती है। अब हम समझते हैं कि जो विकृति है हमारा धनुषाकार टांगे, इसके उपाय क्या क्या हैं। तो पहला उपाय है वॉकिंग कैपिलर्स का इस्तेमाल करना। दूसरा हमारा उपाय है घुटनों की मालिश करना, घुटनों पे जो है मालिश करना, ठीक है। तीसरा जो हमारा उपाय है वो है घुटनों के आसपास की मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम करना, जैसे एक्सटेंशन करना, ठीक है। देखो जैसे व्यायाम करना, घुटनों, देखो जो घुटनों के आसपास की मांसपेशियां उसकी शक्ति को बढ़ाने वाले व्यायाम करना, जैसे कि लेग एक्सटेंशन, ठीक है, ये एक्सटेंशन करना, ठीक है, इससे भी जो विकृति है वो सही हो सकती है। चौथा जो हमारा उपाय है वो है योग पट्टियों की सहायता से दोनों पैरों को सीधा करके बांधे और फिर गो आसन की स्थिति को बनाना, इससे भी विकृति से हो सकती है। पांचवा जो हमारा उपाय है वो है पिलेट्स व्यायाम करना तथा, देखो पांचवा हमारा उपाय है पिलेट्स व्यायाम करना, जैसे कि रोल अप, बैरलिना आर्म, ये करना, इससे भी सही हो सकता है। छठा जो हमारा उपाय है वो है गरुड़ आसन करना, गरुड़ आसन से भी सही हो सकता है। और जो हमारा सातवां उपाय है वो है अर्ध मतेंद्रासन करना, इसमें हमारा जो विकृति है वो सही हो सकती है। अब देखिए हमारी जो पांचवी विकृति है वो है आगे की ओर कुबड़। अब इस विकृति को हम ध्यान से समझने वाले, ये विकृति है क्या। आगे की ओर कुबड़, तो देखो आगे की ओर कुबड़ एक आसन संबंधी विकृति है, ठीक है। इस विकृति में रीढ़ की हड्डियों का झुकाव आगे की ओर होता है। देखो आप इसमें ध्यान चित्र में देखो, तो ये जो व्यक्ति है सामान्य, मतलब नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उसकी हड्डी इस प्रकार की है, लेकिन जो ये जिस व्यक्ति के अंदर ये विकृति विद्यमान हो जाती है उसका जो आकार है वो कुछ बदल जाता है। देखो उसका रीढ़ का हड्डी जो है आगे की ओर आपको झुकी हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही है, ठीक है, जिससे व्यक्ति को खड़े होने व चलने में काफी परेशानी होती है। जब मान लो व्यक्ति का जो रीढ़ का हड्डी वो आगे की ओर झुक जाएगा तो उसको खड़े होने में चलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। तो अब हम समझते हैं इसके लक्षण क्या क्या है, मतलब किसी व्यक्ति को यदि आगे की ओर कुबड़ हो गया तो उसके लक्षण क्या क्या है। तो पहला है उदर क्षेत्र की मांसपेशियों की लंबाई बढ़ जाती है, जबकि पीठ की लंबी क्षेत्र की मांसपेशियां छोटी हो जाती है, पहला इसका लक्षण ही है। दूसरा जो हमारा वो है कूल्हे आगे तथा नीचे की ओर झुक जाते हैं, जो कूल्हे होते हैं वो आगे की झुक जाते हैं और नीचे की ओर झुक जाते हैं। आप समझते हैं इसके कारण क्या क्या है, मतलब कि किस कारण से यह जो आगे की ओर कुबड़ है वो व्यक्ति के अंदर हो सकता है। पहला कारण है अधिक व असंतुलित आहार। दूसरा जो हमारा कारण है व्यायाम ना करना, व्यक्ति व्यायाम नहीं करेगा तब भी हो सकता है। तीसरा अनुचित वातावरण, इस कारण भी हो सकता है। और जो चौथा है वो है मांसपेशियों का अनुचित विकास तथा मोटापे इत्यादि इस विकृति का मुख्य कारण है, ठीक है, इससे भी हो सकता है। आप समझते हैं कि सावधानियां, मतलब जिस व्यक्ति को ये विकृति नहीं हुई है वो किस प्रकार से इससे बच सकता है। मान लो एक सामान्य व्यक्ति है, उसको भविष्य में इस प्रकार की विकृति ना हो तो उसके लिए वो क्या क्या सावधानियां अभी से बरत सकता है जिस प्रकार से वो इस विकृति से बच सके। तो पहला मोटापे से बचे, व्यक्ति को मोटापे से बचना है। दूसरा संतुलित भोजन व्यक्ति को लेना चाहिए। तीसरा भार ढोते समय शरीर को सीधा रखे, मान लो व्यक्ति को अगर भार ढो ही रहा है कोई बात नहीं, लेकिन भार ढोते समय शरीर को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। और जो चौथा हमारा सावधानी वो है अधिपोषण से बचे, ठीक है, मतलब व्यक्ति को ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पोषित आहार लेना चाहिए, मतलब बिल्कुल ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा अपने क्षमता के से बहुत ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एक लिमिट में खाने पीना चाहिए।
कोई पोषण युक्त आहार खाना चाहिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसके उपाय क्या क्या है। मान लो किसी व्यक्ति को आगे की ओर कुबड़ हो गया तो उसको क्या क्या उपाय हैं वो समझते हैं। देखो, पहला जो हमारा उपाय है वो है पीठ के बल लेटकर सिर तथा टांगों को एक साथ ऊपर उठाएं। यह व्यायाम प्रतिदिन 8 से 10 बार करें, पहला उपाय। दूसरा हमारा उपाय वो है नियमित रूप से हलासन करना। हलासन करने से भी ये जो विकृति वो सही हो सकती है। तीसरा जो हमारा उपाय है वो है बैठकर टांगों को आगे की ओर फैलाकर माथे से घुटनों को छूने का प्रयास करें। यह व्यायाम प्रतिदिन 8 से 10 बार करें। तो ये जो कुछ उपाय हैं, इन उपाय का पालन करके व्यक्ति जो विकृति है उससे बच सकता है। अब जो हमारी छठी विकृति है पीछे की ओर कुबड़, अब इसे हम समझ। देखो, पीछे की ओर कुबड़ एक आसन संबंधी विकृति है। इस विकृति में पीठ की मांसपेशियां कमजोर होने के कारण रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर हो जाती है, जिसके कारण छाती दबी रहती है अर्थात सीधी नहीं होती। इस स्थिति में सिर और गर्दन आगे की ओर झुक जाते हैं। देखो, ये व्यक्ति हमारा है सामान्य, मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो। अब एक व्यक्ति जिसका आकार जो मतलब जिसको ये पीछे की ओर कुबड़ हो चुका है, ठीक है, तो व्यक्ति का क्या होता है जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पीछे की ओर चली जाती है, मतलब रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर चली जाती है, तो ये पीछे की ओर कुबड़ हो गया। ठीक है, अब देखो इससे क्या होता है कि जिसके कारण इसकी छाती जो दबी दबी से रहती है, जो छाती व्यक्ति की है वो दबी दबी से अंदर से चली जाती है। ठीक है, बिल्कुल, मतलब जो ये हिस्सा है वो अंदर से जाता हुआ प्रतीत होता है, अर्थात वो सीधी नहीं होती, मतलब उस व्यक्ति की जो छाती है बिल्कुल सीधी नहीं होती, थोड़ा अंदर रह जाती है। इस स्थिति में सिर और गर्दन आगे की ओर झुक जाता है। जो सिर हमारा व्यक्ति का सिर है और गर्दन वो आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो पीछे की ओर कुबड़ है इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो पहला जो इसका लक्षण है वो है कंधे आगे की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंधे जो है वो आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा, पूरा शरीर आगे की तरफ झुका प्रतीत होता है, पूरा शरीर जो आगे की तरफ झुका हुआ प्रतीत होता है। तीसरा, जो हमारा गर्दन आगे की ओर झुकी दिखाई देती है, गर्दन जो है वो आगे की ओर झुकी दिखाई देती है। और जो हमारा चौथा लक्षण है वो है संतुलन खराब हो जाता है, व्यक्ति का जो संतुलन है वो खराब हो जाता है। अब इसके कारण क्या क्या, यानी जो ये विकृति है वो किस कारणों से उत्पन्न हो सकती है व्यक्ति के अंदर। तो देखो, जो पहला कारण है वो है कुपोषण। व्यक्ति जो पोषण युक्त आहार नहीं लेता, इसकी भी हो सकती है। कोई बीमारी हो कारण भी हो सकती है। कुपोषण भी एक कारण है, क्योंकि यदि व्यक्ति मान लो पोषण युक्त आहार नहीं लेगा तो उस कारण भी व्यक्ति को ये विकृति हो सकती है। और व्यक्ति को यदि कोई बीमारी है तो उस बीमारी के कारण व्यक्ति को ये विकृति हो सकती है। और जो दूसरा कारण है वो है हमारा अत्यधिक भार ढोना। व्यक्ति यदि अत्यधिक भार ढोएगा उस कारण से भी ये विकृति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा जो हमारा कारण है वो है उठने बैठने का अनुचित आसन। व्यक्ति यदि अनुचित आसन के अनुसार उठेगा बैठेगा तो उस कारण से भी ये जो विकृति है वो उत्पन्न हो सकती है। चौथा जो हमारा कारण है वो है व्यायाम की कमी। यदि व्यक्ति व्यायाम नहीं करता, बिल्कुल मतलब व्यायाम नहीं करता, उस कारण भी विकृति उत्पन्न हो सकती है। और जो हमारा पांचवा कारण है वो है मांसपेशियों की कमजोरी। यदि व्यक्ति की जो मांसपेशियां है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है तो उसके कारण भी व्यक्ति को विकृति हो सकती है। तो हम समझते हैं कि मान लो व्यक्ति को जो विकृति है पीछे की ओर कुबड़ वो हो गया, तो उससे किस प्रकार से व्यक्ति बच सकता है वो समझते हैं। पहला जो हमारा उपाय है वो है कुबड़ पीछे को उपचार करने के लिए हमें उन व्यायामों का प्रयोग करना चाहिए जिनको करने से हमारी छाती की मांसपेशियां की लंबाई में वृद्धि हो तथा थोरासिक क्षेत्र की पीठ की मांसपेशियां की शक्तियां में वृद्धि हो। जैसे कि हमें चक्रासन करना चाहिए, भुजंगासन करना चाहिए, धनुरासन करना चाहिए, स्विच बॉल पर विपरीत दिशा में मुड़ना पीछे को, ये भी एक उपाय है। छठा जो हमारा उपाय है वो है विपरीत दिशा में वाटर फ्लाई करना, ये भी हमारा उपाय है। सातवां, तकिए की सहायता से गर्दन की एक्सटेंशन करना, ये भी इससे भी हमारा विकृति से हो सकता है। और जो हमारा आठवां उपाय है वो है मर्ज्यासन करना। मर्ज्यासन करने से भी ये विकृति से हो सकती है। और जो हमारा नौवां जो उपाय है वो है उष्ट्रासन करना, इससे भी हमारी विकृति जो से हो सकती है। और जो हमारा 10वां उपाय है वो है अर्ध चक्रासन करना। ठीक है, यदि व्यक्ति अर्ध चक्रासन करता है तो उस कारण से भी जो विकृति वो सही हो सकती है। तो अब हम समझने वाले हैं स्कोलियोसिस। अगली जो हमारी 7वीं जो विकृति वो है स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस आखिर होता क्या है इसको हम समझते हैं। तो स्कोलियोसिस एक प्रकार की आसन संबंधी विकृति है। इस विकृति में रीढ़ की हड्डी शरीर के बाएं अथवा दाईं ओर मुड़ जाती है। देखो, आपने पहले पढ़ा
आगे की ओर कुपर, ठीक है। तो व्यक्ति का जो हड्डी था वो आगे की ओर मुड़ गया। फिर आपने पढ़ा पीछे की ओर कुपर, व्यक्ति का जो रीढ़ का हड्डी था वो पीछे की ओर मुड़ गया। अब आप पढ़ोगे स्कोलियोसिस, यानी जो व्यक्ति की जो हड्डी है वो एक और झुक जाता है। मतलब देखो, व्यक्ति का ये हड्डी है, मान लो रीढ़ का हड्डी जो है बिल्कुल सीधा आ रहा है, वो या तो दाएं ओर झुकेगा, ठीक है, या तो दाएं ओर झुकेगा या तो बाएं ओर झुकेगा। मतलब किसी, देखो आप इसको साधारण शब्दों में कह सकते हो कि रीढ़ की हड्डी का किसी एक और झुकाव स्कोलियोसिस कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति का रीढ़ का जो हड्डी होता है वो किसी एक तरफ झुक जाता है, या फिर दाएं साइड झुकेगा या फिर बाएं साइड झुकेगा। देखो ये सामान्य व्यक्ति है जिसकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। लेकिन जो ये जिस व्यक्ति को स्कोलियोसिस जो ये आसन संबंधी विकृति है, जिस व्यक्ति के अंदर ये विकृति है, तो उसकी देखो हड्डी देख रहे हो, वो ये दाएं और झुक गई है, ठीक है। देखो व्यक्ति ये जो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति है तो इसका हड्डी बिल्कुल सीधा है और इसका क्या है, एक और झुका हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्कोलियोसिस। तो देखो इसके लक्षण क्या क्या है। तो पहला जो हमारा लक्षण है वो है एक कंधा ऊंचा तथा एक नीचा प्रतीत होता है। यानी व्यक्ति का जो देखो एक कंधा, देखो ये ऊंचा दिख रहा है आपको और एक कंधा ही नीचा दिखेगा, ठीक है। एक कंधा हमारा ऊंचा दिखता है, एक कंधा नीचा दिखा, ठीक है। पहला लक्षण ये हो जाएगा। लक्षण का मतलब ये कि व्यक्ति को ये विकृति होगी, मान लो किसी व्यक्ति को ये विकृति हो गई तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तो पहला लक्षण मैंने आपको बता दिया, एक कंधा जो है ऊंचा दिखाई देगा और एक कंधा नीचा, ठीक है। ये देख लो आप, एक कंधा यहाँ पे ऊंचा दिख रहा है, एक कंधा नीचे दिख रहा है। और जो दूसरा हमारा लक्षण है वो है शरीर का भार एक पैर पर ज्यादा तथा दूसरे पर कम होता है, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति खड़ा होगा, मान लो कोई व्यक्ति खड़ा हुआ तो उसका एक पाँव पर ज्यादा शरीर का भार होगा और एक पाँव पे कम शरीर का भार होगा। और तीसरा जो हमारा लक्षण है वो है शरीर सीधा ना होकर एक और झुका हुआ दिखाई देता है। मतलब जब व्यक्ति सीधा सीधा खड़ा होगा तो व्यक्ति का जो पूरा शरीर है वो एक और दाएं या बाएं और झुकाई देगा, ठीक है। मतलब कि देखो इसमें कहना यही चाह रहे हैं, ये जो तीसरा करती इसमें जो इसका लक्षण है उसमें ये कहना चाह रहे हैं कि शरीर सीधा ना होकर एक और झुका हुआ दिखाई देता है। मतलब जब व्यक्ति सीधा खड़ा होगा तो उसका शरीर एक और झुका हुआ दिखाई दे। अब हम समझते हैं कारण, मतलब जो ये स्कोलियोसिस है इसके क्या क्या कारण है, मतलब किन कारणों से स्कोलियोसिस उत्पन्न हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है। पहला कारण है जोड़ों का दर्द। यदि व्यक्ति के अंदर जोड़ों का दर्द है तो उस कारण से भी जो स्कोलियोसिस जो आसन संबंधी विकृति है वो व्यक्ति के अंदर हो सकती है। दूसरा हमारा कारण है वह टांगों का पूर्ण रूप से विकसित ना होना, इस कारण से भी ये विकृति उत्पन्न हो सकती है। तीसरा जो हमारा कारण है वो नियमित रूप से एक ही कंधे पर अत्यधिक भार लादने से। यदि व्यक्ति रोज यानी नियमित रूप से एक ही कंधे पर, एक ही जो व्यक्ति का कंधा है उस पर ज्यादा मतलब अत्यधिक भार लाद रहा है तो उस कारण भी ये विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो अब समझते हैं इसके उपाय क्या क्या। मान लो किसी व्यक्ति को ये विकृति हो गई तो अब इसके उपाय क्या क्या है वो समझते हैं। पहला उपाय है तैराकी, तैराकी करने से सही हो सकती है। दूसरा त्रिकोण आसन करने से सही हो सकती है। तीसरा लटकने से सही हो सकती है। और चौथा जो है तखत व्यायाम करना, इससे सही हो सकती है, ठीक है। कुछ उपाय, मतलब इन उपाय के कारण जो व्यक्ति का जो ये विकृति है स्कोलियोसिस वो सही हो सकती है। पहला है तैराकी, तैराकी करने से सही हो सकती है। दूसरा त्रिकोण आसन करने से सही हो सकती है। तीसरा जो हमारा लटकना, व्यक्ति यदि लटकेगा तो उससे भी सही हो सकती है। और चौथा जो हमारा तखत व्यायाम करना, इससे भी सही हो सकती है। पांचवा जो हमारा ऐसे व्यायाम करना जिनमें नीचे वाला कंधा ऊपर जाए और ऊपर वाला कंधा नीचे, व्यायाम से भी सही हो सकती है। और जो छठा पॉइंट है उपाय जो है वह अधोमुख सनासन करना, ठीक है। अधोमुख सनासन करने से भी ये सही हो सकती है। तो देखो ये जो हमारी सातों विकृतियां थी मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा से समझा दिया। आपको भी एग्जाम में बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया। पहले आपको विकृति को, जो मान लो आपके सामने कोई विकृति आ गई तो उसको पहले आपको परिभाषा करना है, ठीक है। उसको बताना है विकृति है क्या, ठीक है। फिर उस विकृति का लक्षण, कारण, उपाय सब चीज़ आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल उसी फॉर्मेट जैसे मैंने आपको बताया। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है महिला खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियाँ। अब हम पढ़ेंगे महिला खिलाड़ियों की विशेष परिस्थितियाँ, प्रथम रजोदर्शन तथा असामान्य मासिक धर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला हमारा है विशेष परिस्थितियाँ में वो है जो ये महिला की विशेष परिस्थितियाँ है, उसमें जो हमारा पहला है वो है प्रथम रजोदर्शन। यानी जो प्रथम रजोदर्शन ये होता क्या, पहले आपको ये समझाता हूँ। तो देखो प्रथम रजोदर्शन का अर्थ क्या है वो पहले समझते हैं। देखो लड़कियों का पहली बार मासिक रक्तस्राव होना, किशोर किशोरियों के गर्भारंभ से अनिषेचित अंडाणुओं, अतिरिक्त रक्त श्लेष्मा तथा श्वेत रक्त कणिकाओं का हर 26 से 28 दिन के अंतराल पर स्राव मासिक धर्म कहलाता है। यानी जो भी लड़कियां होती है उनके अंदर जो
पहली बार जो मासिक का रक्त का स्राव होता है, मतलब जो रक्त है वो बाहर निकलता है, तो उसको कहते हैं प्रथम रजोदर्शन। पहला बार जो लड़कियों का जो मासिक धर्म आता है, ठीक है, उसको कहते हैं प्रथम रजोदर्शन। और किशोरियों महिलाओं के गर्भारंभ से अनिषेचित अंडाणु अतिरिक्त रक्त श्लेष्मा श्वेत कणिकाओं का हर 26 से 28 दिन के अंतराल पर ये जो मासिक धर्म है, ये महिलाओं और लड़कियों के अंदर आता है, ठीक। और जो ठीक है, इसे हम मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। आमतौर पर किशोरियों में मासिक धर्म की शुरुआत लगभग 12 वर्ष से 14 वर्ष की आयु में हो जाती है। मतलब जो भी लड़कियां होती हैं उनके अंदर जो ये मासिक धर्म है, इनकी शुरुआत जो है वो 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच में हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि महिला खिलाड़ियों पर मासिक धर्म के प्रभाव। मान लो कोई महिला खिलाड़ी है, उनको ये मासिक धर्म, उनका मासिक धर्म मान लो चल रहा है, तो उनसे उनके जो खेल प्रदर्शन है उन पे क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है वो हम देखते हैं। तो पहला प्रभाव इसमें पड़ सकता है वो है मासिक धर्म की अवस्था के दौरान महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन स्तर में थोड़ी कमी आती है, क्योंकि मासिक धर्म में जो रक्त है, जो बाहर अतिरिक्त जो रक्त होता है वो बाहर निकलता है, तो इस कारण से जो महिलाएं होती है उनके अंदर जो उनका जो प्रदर्शन स्तर होता है उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है। दूसरा जो हमारा जो प्रभाव वो है मासिक धर्म की स्थिति में महिला खिलाड़ी अक्सर घबराहट, उनके अंदर एक घबराहट होती है, बेचैनी होती है तथा तनाव का अनुभव करते, एक तनाव बना रहता है, उनके मन में एक तनाव रहता है। और तीसरा जो हमारा प्रभाव है वो है इस अवस्था में शुरुआती दिनों में महिला खिलाड़ियों के पेट में दर्द तथा उल्टी की शिकायत भी हो सकती है। मतलब शुरुआत के दिनों में महिलाएं जो है, जो महिला खिलाड़ियां हैं उनके अंदर पेट में दर्द भी हो सकता है और उल्टी भी हो सकती है। अब हम समझते हैं असामान्य मासिक धर्म। देखो आपको बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको ना बिल्कुल समझते हुए चलना चीज़ों को, रटना कुछ भी नहीं है। आपने क्या पढ़ा पहले, मासिक धर्म, ठीक है। जो महिला के अंदर पहली बार जो रक्त का जो निष्कासन, रक्त का स्राव होता है उसे मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। तो जो महिला के अंदर पहला जो धर्म आता है, जो फिर जो हर महीने के 26 से 28 दिन में के अंतराल के बीच में आता है ना, जो हर मतलब महीने में 26 से 28 दिन के जो अंतराल पे आता है, उसको कहते हैं मासिक धर्म। अब देख लो ये हमारा क्या है, असामान्य मासिक धर्म। तो देखो असामान्य जो मासिक धर्म है, तो इसका मतलब यही होगा कि जो मासिक धर्म है उसका समय पर ना आना, ठीक है। अगर मासिक धर्म मान लो समय पे आता है तो उसको कहते हैं मासिक धर्म, ठीक है। यदि यही जो मासिक धर्म है वो समय पर ना आए, जो ये हमारा टाइम पीरियड है, जो ये हमारा अंतराल है 26 से 28 दिन का, यदि इस दिन के बीच में मासिक धर्म ना आए, ठीक है, मान लो देखो आमतौर पर क्या होता है, देखो आपको समझाता हूँ यहाँ पे। 26 से 28 दिन के बीच में महिलाओं और किशोरियों के अंदर याद आता है, ठीक है। यदि इस टाइम पीरियड पे ना आए, मान लो थोड़ा लेट आए, बहुत लेट आए, बहुत जल्दी आ जाए, मतलब समय पर ना आना। देखो असामान्य मतलब बिल्कुल समय पर ना आना, मतलब आगे पीछे आना, ठीक है। मतलब कभी तो जल्दी आ जाना, कभी तो बाद में आना, उसको कहते हैं असामान्य। मासिक धर्म है नहीं, मासिक धर्म का समय पर ना आना असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। अब एक पॉइंट में याद करो कि भाई मासिक धर्म जो उसका सही पे ना आना, उसका जो समय पर ना आना असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मासिक धर्म का नियमित अंतराल पर ना होकर अनियमित अंतराल पर होना असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। मतलब मासिक जो धर्म है महिलाओं और लड़कियों के अंदर, वो समय पर ना होकर के जो असामान्य समय, मतलब समय से पहले या समय के बाद आना, इस हमारा असामान्य मासिक धर्म कहलाता है। अब देखो अगला टॉपिक जो हमारा वो है महिला खिलाड़ियों पर असामान्य मासिक धर्म के प्रभाव, ठीक है। अब जो महिला खिलाड़ी है उनके अंदर जो असामान्य मासिक धर्म है, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो जो पहला प्रभाव है हमारा वो है असामान्य मासिक धर्म के कारण महिला खिलाड़ी जल्दी थक जाती है। जो असामान्य मासिक धर्म महिला खिलाड़ी के अंदर होगा तो जो महिला खिलाड़ी बहुत जल्दी थक जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा हमारा प्रभाव है वो क्या है, असामान्य मासिक धर्म के कारण शरीर में खून की कमी। क्योंकि आपको पता है जब मासिक धर्म स्टार्ट जब चलता है तो जो अतिरिक्त जो रक्त जो खून है, वो रक्त जो है वो बाहर निकलता है, तो खून की कमी हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण खिलाड़ी की शारीरिक क्षमता में कमी आती है। क्योंकि मान लो व्यक्ति के अंदर यदि खून ही कम हो जाएगा तो व्यक्ति का जो शारीरिक जो क्षमता है उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है महिला एथलीट। देखो अगला जो हमारा टॉपिक वो है महिला एथलीट, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या, ठीक है। तो आपको देखो हर चीज़ का मतलब आपको पता होना चाहिए। मतलब जो भी टॉपिक्स है आपको हर चीज़ का मतलब पता होना चाहिए कि ये टॉपिक क्यों है, इसका मतलब क्या, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो पहले आप नाम पढ़ो, महिला एथलीट। देखो एथलीट का मतलब क्या होता है, जो भी खिलाड़ी होते हैं उसको हम कहते हैं एथलीट, ठीक है। ये हो गया महिला, यानी जो महिला खिलाड़ी है त्रय, मतलब महिला खिलाड़ियों क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो भी महिला हमारी खिलाड़ियां हैं उनको क्या क्या खिलाड़ियों, मतलब जो भी हमारी महिला खिलाड़ियां हैं
उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसे हम देखने वाले हैं। तरह मतलब 3 समझ, तरह का मतलब क्या होता है 3, ठीक है। जो महिला एथलीट है, मतलब जो भी महिला खिलाड़ी है, उनको कौन सी 3 समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो हम देखने वाले हैं। देखो 3 समस्या जो हमारा पहला है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा मासिक रजोरोध, तीसरा भोजन संबंधी विकार। ये जो तीनों हमारा जो समस्या है महिला के अंदर, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, वीडियो पे पूरा आखिर तक बने रहे, ठीक है। मैं आपको तीनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ये पूरा है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें, सब आपको बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। तो देखो पहला हमारा है ऑस्टियोपोरोसिस। इसे समझते हैं, इसे होता क्या, आखिर ये होता क्या। आपको देखो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना, ताकि आप वीडियो अगर एक बार ध्यान से आप देख लो, पूरा चैप्टर आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। तो समझते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या। तो देखो ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का हड्डी संबंधी रोग है। ये जो रोग है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, ये एक प्रकार की कौन सा रोग है, तो ये जो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस रोग है, ये एक प्रकार का हड्डी संबंधी रोग है, ठीक है। ये जो रोग है हमारा हड्डी संबंधी रोग है, जिसमें हड्डियों में अस्थि खनिज, हड्डी जो है उसमें अस्थि खनिज का घनत्व कम होने के कारण वह इतनी कमजोर हो जाती है कि हल्का सा झटका लगने पर भी हड्डी टूटने की संभावना बनी रहती है। आप देखो, मैं आप ये जो मैंने आपको बताया, अब इसको मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाता हूँ क्या है ये। तो देखो ऑस्टियोपोरोसिस, तो देखो ये ऐसा रोग है, एक हड्डी संबंधी रोग है, ठीक है। आपको ये याद रखना है जो है ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डी संबंधी रोग है, जिसमें क्या होता है, जो हड्डी होता है ना, उसकी अस्थि के जो खनिज का घनत्व बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। मान लो जो व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा जो अस्थि घनत्व है बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण जो व्यक्ति की जो हड्डी है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है, जो हल्का झटका लगने पर भी टूट जाती है। अब हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण, यानी जिस महिला या जिस व्यक्ति को ये ऑस्टियोपोरोसिस है उसके लक्षण क्या क्या है। देखो, कमजोर अस्थियों के कारण बार बार अस्थियों को टूटना है, झटकना है, ठीक है। मतलब हड्डियां कमजोर रहती है तो कभी भी हड्डियां जो हल्के झटके से भी टूट सकती है, चटक सकती है, कुछ भी होता है, ठीक है। या तो हमारी जो कमजोर हो जाती है ना, तो हड्डियां चटक सकती है या फिर हड्डियां टूट सकती है, ठीक है। दूसरा जो हमारा लक्षण है वो है हड्डियों तथा जोड़ों में असहनीय दर्द, क्योंकि आपको पता है हड्डियां जब कमजोर हो जाएगी, जब टूट जाएगा हड्डी, तो हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के कारण, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो किन कारणों से जो व्यक्ति है उनके उनके अंदर उत्पन्न हो सकता है, वो उसके बारे में हम देखने वाले। तो देखो पहला जो हमारा कारण है वो है आहार में कैल्शियम की कमी। यदि व्यक्ति कैल्शियम युक्त आहार नहीं लेगा, मतलब बहुत उस व्यक्ति के आहार में कैल्शियम की कमी होगी, तब व्यक्ति के अंदर जो ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग है ये हो सकता है। दूसरा नशा करना, यदि व्यक्ति नशा करेगा भी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है। तीसरा भोजन संबंधी विकार, यदि व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की भोजन संबंधी विकार है तो उस कारण से भी ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है। अब हम समझते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए सुझाव, मतलब किसी व्यक्ति को मान लो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो उससे व्यक्ति किस प्रकार से बच सकता है वो हम देखने वाले हैं। तो पहला जो हमारा उपाय है वो है कैल्शियम तथा प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। व्यक्ति को कैल्शियम और प्रोटीन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, ताकि व्यक्ति की जो हड्डी है वो मजबूत हो और वो इस रोग से बच सके। दूसरा जो हमारा उपाय है वो हो जाएगा नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, व्यक्ति को डेली व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति का जो ये ऑस्टियोपोरोसिस रोग है ये सही हो सके। तीसरा जो हमारा उपाय है वो है व्यायाम सत्र या प्रतियोगिता के बाद पर्याप्त आराम भी करें। मतलब व्यक्ति व्यायाम कर लिया या फिर मतलब कोई प्रतियोगिता करके आया, मान लो कोई प्रतियोगिता से या फिर व्यायाम कर लिया, तो उसको पर्याप्त आराम भी करना चाहिए। अब पहला हमने समझ लिया ऑस्टियोपोरोसिस। अब दूसरा जो हमारा है वो है मासिक रजोरोध। ये क्या होता है इसे पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको इससे पहले मासिक धर्म के बारे में बताया, मतलब जो महिला के अंदर हर महीने जो रक्त का स्राव होता है उसे मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। अब मासिक रजोरोध, देखो रजोरोध, ठीक है, रजोरोध को मतलब पता क्या होता है, अवरोध लग जाना, अब तो रुक जाना, ठीक है। देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मासिक रजोरोध किसी महिला की वह स्थिति होती है जिसमें प्रजनन योग्य आयु होने के बावजूद भी उनमें मासिक धर्म की शुरुआत नहीं होती। मान लो हमने पढ़ा था कि 12 से 14 वर्ष के बीच में कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो ये जो आयु है, इस निश्चित आयु पे जो मासिक धर्म का जो महिलाएं होती है, जो बच्चे होते हैं, जो भी लड़कियां होती है, जो भी हमारी लड़कियां होती है, उनके अंदर ये जो भी मासिक धर्म है उसकी शुरुआत नहीं हो पाती, ठीक है। मतलब उसके अंदर एक तरह से अवरोध लग जाता है, मतलब
रुक जाता है, ठीक है, मतलब उनकी जो प्रजनन योग्य आयु हो जाती है फिर भी उनके अंदर मासिक धर्म की शुरुआत नहीं होती, इसे ही कहते हैं लोग मासिक रजोरोध, ठीक है। अब हम देखते हैं रजोरोध के प्रकार, ठीक है। जो रजोरोध होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, देखो तो इसके दो प्रकार होते हैं, पहला प्राथमिक, दूसरा गौण। आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है एक एक चीज को, ठीक है। आप बिल्कुल देखते रहो वीडियो को और ध्यान से एक एक चीज समझते रहो। तो पहला जो है हमारा प्राथमिक रजोरोध, आप नाम से देखो प्राथमिक रजोरोध, यानी सबसे पहला रजोरोध, पहले ही बार ही मासिक धर्म का नाम है। देखो इस रजोरोध में प्रथम मासिक धर्म देरी से शुरू होता है। मान लो जो एज है 12 से 14 साल के बीच में मासिक धर्म आ जाता है सामान्य, ठीक है, सभी लड़कियों के अंदर। तो ये जो है बहुत ही देर से शुरू होना, मान लो 18 साल में हुआ शुरू, या 20 साल में शुरू हुआ, या 22 साल में, मतलब बहुत ही देर में शुरुआत हुई, इसलिए प्राथमिक यानी शुरुआत ही बहुत देर से, प्राथमिक रजोरोध ये हो गया हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा गौण रजोरोध, इसमें क्या होता है कि शुरुआत तो होगी टाइम पे 12 से 14 साल के बीच में ही शुरुआत होगी, लेकिन जब जो महिला जो लड़कियां हैं उनकी उम्र मान लो 20 साल से ऊपर हो गई, 22 साल, 26 साल, फिर आगे जो एज है उस एज में कभी रुक जाना, ठीक है। मान लो शुरुआती बढ़िया तरीके से हो गया, शुरू से मासिक धर्म आ रहा था, फिर बीच में रुक जाना, ठीक है। मान लो बहुत ही लंबे, देखो इसको हम पढ़ते हैं। इस रजोरोध में महिला का मासिक, देखो इस रजोरोध में महिला का जो मासिक धर्म है वो निर्धारित समय पर होता है, ठीक है। मासिक धर्म मैंने आपको बताया बिल्कुल टाइम पे होगा, 12 से 14 साल के बीच में ही होगा, और फिर उनका मासिक धर्म 3 महीने या इससे अधिक समय के लिए रुक जाता है। मान लो कोई महिला है, ठीक है, मान लो आप देखो कोई भी मान लो महिला, उनका 12 से 14 साल के बीच में बिल्कुल जो जहाँ जो समय उस पर शुरू हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो वो महिला, जो भी लड़कियां हैं वो 22 साल की हो गई या 20 साल की, 20 या 22 साल की हो गई, ठीक है। फिर उस उम्र में उनका जो मासिक धर्म है वो 3 या उससे अधिक महीने के लिए जब रुक जाता है तो इसको कहते हैं गौण रजोरोध, ठीक है। तो ये था हमारा रजोरोध के दो प्रकार, पहला हमारा था प्राथमिक रजोरोध, दूसरा गौण रजोरोध। अब हम देखते हैं मासिक रजोरोध के कारण, मतलब किन कारणों से ये मासिक रजोरोध हो सकता है महिलाओं के अंदर। पहला, कम कैलोरी युक्त भोजन। अगर महिला कम कैलोरी युक्त भोजन खाएंगी तो उनके उस कारण से भी जो मासिक रजोरोध है वो उनको हो सकता है। दूसरा, हार्मोन्स में बदलाव, यदि महिला के अंदर जो हार्मोन्स है उसमें बदलाव आएंगे तभी ये रोग हो सकता है। तीसरा, तेज व्यायाम, यदि महिला जो बहुत ही ज़्यादा व्यायाम करेगी तभी ये हो सकता है। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मासिक धर्म, जो हमारा अगला है मासिक रजोरोध का महिला खिलाड़ियों पर प्रभाव। यानी जो मासिक रजोरोध है यदि किसी महिला खिलाड़ी को हो जाता है तो उससे उस महिला खिलाड़ी के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको हम समझते हैं। तो पहला प्रभाव पड़ता है वो है महिला खिलाड़ी अक्सर तनावग्रस्त रहती है, क्योंकि मासिक धर्म उनका समय पर नहीं आता, तो जिस कारण से वो बहुत ही ज़्यादा तनाव में रहती है। दूसरा, रक्त की कमी हो जाती है। तीसरा, थकान का अनुभव होने लगता है। अब हम देखते हैं अब हमारा जो टॉपिक है वो है मासिक रजोरोध से बचाव के लिए सुझाव। यानी जो मान लो किसी महिला या किसी लड़की को मासिक रजोरोध हो गया तो वो किस प्रकार से उस रजोरोध से बच सकती है, उसके लिए क्या क्या सुझाव यानी क्या क्या उपाय हैं तो वो समझते हैं। पहला जो हमारा उपाय वो है महिलाओं को नियमित रूप से हल्के व्यायाम करने चाहिए। महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा मतलब हल्के हल्के व्यायाम करने चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई फाई व्यायाम नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ही अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, मतलब हल्के फुल्के व्यायाम करने चाहिए। दूसरा, महिला खिलाड़ियों को अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, मतलब उनकी जो भी शारीरिक आवश्यकता है उनके अनुरूप उनको पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। अब जो हमारा अगला है वो है भोजन संबंधी विकार। भोजन संबंधी विकार ये क्या है, तो देखो जब व्यक्ति सामान्य से अत्यधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में भोजन करने लगे तो इसे भोजन संबंधी विकार कहते हैं। आप समझो, मान लो कोई एक व्यक्ति था, मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पहले तो भोजन बहुत कम करता था, अब वो बहुत ही ज़्यादा भोजन करने लगे। अब मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है जो पहले बहुत ही ज़्यादा भोजन करता था, अब लेकिन बहुत ही कम करने लगे। मान लो पहले बहुत ज़्यादा करता था और अभी बहुत कम कर, यानी जब व्यक्ति सामान्य से, मान लो व्यक्ति सामान्य है अब उससे ज़्यादा भोजन कर रहा है या फिर उससे बहुत ही कम भोजन कर रहा है तो इसे कहते हैं भोजन संबंधी विकार। अब देखते हैं जो हमारा भोजन संबंधी विकार है ये मुख्य रूप से दो प्रकार होता है। मतलब भोजन संबंधी जो हमारा विकार है वो कितने प्रकार का होता है वो समझते हैं। देखो ये दो प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है वो एनोरेक्सिया नर्वोसा या क्षुधा अभाव, ठीक है। इसे हम दोनों एक ही है, नाम इनका दो है। देखो एनोरेक्सिया नर्वोसा या क्षुधा अभाव, दोनों का मतलब एक ही है। देखो इस विकार में व्यक्ति अपना शारीरिक भार कम करने के उद्देश्य से भोजन की मात्रा बहुत कम कर देता है। मतलब
व्यक्ति एक भावना बना लेता है अपने मन में कि मेरे को अपना जो शारीरिक भार है वो बहुत ही कम करना, ठीक है। तो वो अपना शारीरिक भार बहुत कम करने के उद्देश्य से भोजन की मात्रा बहुत कम करता है, मतलब अपना वजन कम करने के लिए वो खाना खाना ही छोड़ता है, मतलब बहुत ही कम खाना खाता है, ठीक है। ये पहला हमारा हो गया। और दूसरा जो ये जो हमारा है एनोरेक्सिया नर्वोसा, मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अब जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये भी 2 प्रकार का होता है, वो आपको समझना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा वो है प्रतिबंधित एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। इसे समझते हैं। देखो, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आहार को प्रतिबंध करके, देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, देखो इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आहार को प्रतिबंधित करके अपने वजन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अपने वजन को कम करने के लिए उपवास, डाइटिंग और जरूरत से ज्यादा व्यायाम करने लगता है, ठीक है। तो देखो प्रतिबंध क्या मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति अपने ऊपर प्रतिबंध लगाता है खाने के ऊपर, ठीक है। वो क्या कहते हैं, देखो प्रतिबंध करके अपने वजन को नियंत्रित करने का प्रयास, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति है वो अपने भोजन पे, अपने आहार पे प्रतिबंध लगा लेता है और अपने वजन को, उसका जो व्यक्ति का जो वजन है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो उसके लिए क्या करता है, उपवास करता है, डाइटिंग करता है और जरूरत से ज़्यादा व्यायाम करता है, बहुत ज़्यादा वो व्यक्ति व्यायाम करता है, ठीक है, प्रतिबंध लगा करके। यानी जो व्यक्ति है वो अपने जो आहार है उसमें प्रतिबंध लगाता है, बहुत ज़्यादा उपवास करता है, डाइटिंग करता है और जरूरत से ज़्यादा व्यायाम करता है अपने वजन को कम करने के लिए, ठीक है। और जो दूसरा हमारा प्रकार है एनोरेक्सिया नर्वोसा का, वो है रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो देखो इस प्रकार के एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति मृदु विचेरक अथवा मूत्रवर्धक का सेवन करता है, ठीक है। मतलब इसमें देखो पहले में आपने पढ़ा कि प्रतिबंध कर लेता है अपने आहार के ऊपर, दूसरे में क्या करता है वो समझो, अथवा भोजन के पश्चात बलपूर्वक उल्टी करता है। ऐसा करके व्यक्ति अपने वजन को कम करने का प्रयास करता है। मतलब दोनों का एक ही है, इसमें भी उद्देश्य है वजन को कम करना, इसमें भी उद्देश्य है वजन को कम करना। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने आपको जो मैं पहले बताया इसमें प्रतिबंधित में, इसमें व्यक्ति उपवास करता है, डाइटिंग करता है, प्रतिबंध लगाता है। और इसमें क्या करता है कि व्यक्ति भोजन तो करेगा, व्यक्ति फुल जितना उसको भूख उतना खाना खाएगा, लेकिन भोजन खाने के बाद ही वो मृदु विचेरक का सहारा लेता है, मूत्रवर्धक का सेवन करता है और भोजन के पश्चात, मतलब जैसे भोजन किया उसके पश्चात ही उल्टी करके जितना भोजन किया सबको निकाल लेता है। मतलब व्यक्ति भोजन करेगा इसमें, ठीक है। रेचक वाले में, रेचक एनोरेक्सिया नर्वोसा में व्यक्ति भोजन करेगा, लेकिन भोजन करने के बाद वो बलपूर्वक जो भी उसने भोजन किया सभी को बाहर निकाल लेता है, ठीक है। बलपूर्वक उल्टी करके बाहर निकाल देता है। अब जो हमारा है एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण, मतलब किस कारणों से ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये उत्पन्न हो सकता है, समझते हैं। पहला जो हमारा है वो है सामाजिक कारक, ठीक है। तो कई बार माता पिता, रिश्तेदारों या मित्रों द्वारा व्यक्ति के शारीरिक आकार को लेकर उपहास किए जाने के कारण ये एनोरेक्सिया नर्वोसा की ओर अग्रसर हो जाता है, ठीक है। सामाजिक कारण, ठीक है। सामाजिक कारक क्या, देखो कई बार जो माता पिता होते हैं, ठीक है, कई बार जो माता पिता होते हैं और जो रिश्तेदार या मित्र या जो भी दोस्त होते हैं वो उपहास करते हैं, व्यक्ति को चिढ़ाता है कि भाई तेरा वजन क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तब जो व्यक्ति है उसका वजन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत, मान लो कोई व्यक्ति मोटा है तो उसे बहुत लोग मोटे मोटे करके चिढ़ाते हैं, उसका मतलब शरीर फिट नहीं है एक तरह से, मतलब एक फिट उसका बॉडी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति है तो उसको चिढ़ाते हैं, जिस कारण से वो कदम की ओर बढ़ जाता है। जो व्यक्ति है जिसका उपहास किया जाता है, जिसको चिढ़ाया जाता है, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा की ओर बढ़ जाता है। वो अपना वजन कम करने के लिए ये सब कार्य को अपनाता है, जैसे मैंने आपको पिछले बताया कि जो भी भोजन कम करता है ये सब कार्य को अपनाता है, ठीक है। दूसरा कारक है वो दूसरा जो कारक है वो जैविक कारक। देखो यदि इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति कोई गर्भवती स्त्री, देखो इस समस्या से ग्रस्त कोई गर्भवती स्त्री शिशु को जन्म देती है तो उस शिशु की इस समस्या से ग्रस्त होने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है, ठीक है। मान लो कोई स्त्री है, ठीक है, वो इस समस्या से ग्रस्त है और वो किसी शिशु को जन्म देती है, ठीक है। तो जो उसका जो बच्चा होगा स्त्री का, तो उसको भी ये जो समस्या है वो होने की संभावना कई हद तक बढ़ जाएगी, मतलब उस बच्चे को भी संभावना हो सकती है कि मतलब भविष्य में उसको भी जो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है वो हो सकता है, ठीक है, व्यक्ति को जो बच्चा होने वाला है उसको, ठीक है। यानी देखो जो गर्भवती स्त्री मतलब जो भी स्त्री है वो स्त्री को यदि एनोरेक्सिया नर्वोसा है तो जो वो स्त्री जो शिशु को जन्म देगी तो उसको भी वो जो उसका बच्चा है उसको भी ये बीमारी होने है, जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा है उसको होने की चांसेस जो है अभी उसकी जो संभावना है बहुत अधिक तक बढ़ जाती है, ठीक है। तीसरा जो हमारा कारक है वो है व्यक्तिगत कारक। कई बार आपने देखा होगा अपने आसपास, कई बार अपने समूह में स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के लिए नियमवरता, समयवरता, आदर्शों का सख्ती से पालन करने कारण भी समस्या से ग्रस्त हो जाता है। देखो क्या होता है ना,
कि व्यक्तिगत कार्य मतलब बहुत जो व्यक्ति का मान लो 10 लोगों का आपका दोस्तों का ग्रुप है, तो हर कोई चाहता है कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ बताऊं, मतलब अपने आप को अच्छा दिखाऊं अपने ग्रुप में, ठीक है। तो वो क्या करता है, एकदम फिट रहने की कोशिश करता है, कम खाता है, अपने बॉडी को फिट करता है, व्यायाम करता है, बहुत ही मतलब एक्सरसाइज वगैरह करता है फिट करने के लिए, जिस कारण से भी जो व्यक्ति है एनोरेक्सिया नर्वोसा की ओर बढ़ शिकार हो सकता है। उसके जो व्यक्ति है उसके अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के लक्षण। यदि व्यक्ति को ये विकार हो गया तो इसके लक्षण क्या क्या है वो समझो आप। पहला है शारीरिक भार में तेजी से कमी आती है, क्योंकि वो खाना कम कर देता है तो कमी तो आएगी, जाहिर सी बात है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वरूप से पतला प्रतीत होता है। मतलब व्यक्ति मान लो खाना ही नहीं खाएगा, तो पतला ही तो दिखेगा, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। दूसरा जो हमारा लक्षण है वो हो जाएगा किशोरियों में मासिक धर्म में अनियमितता होने लगती है, उनका जो मासिक धर्म वो सही समय पर नहीं आता। तीसरा जो हमारा लक्षण है वो है उल्टी, शरीर के फूलने का एहसास, कब्ज की शिकायत रहती है। चौथा रक्तहीनता, व्यक्ति के अंदर रक्त की कमी हो जाती है। पांचवा जो हमारा नाड़ी गति तथा रक्तचाप धीमा रहने लगता है, ठीक है, ये भी धीमा हो जाता है। छठा जो हमारा लक्षण है वो है दांतों की समस्या होने लगती है, लार ग्रंथि सूजन की आशंका बढ़ जाती है, ठीक है। और जो हमारा सातवां लक्षण है वो है कई बार अधिक भोजन का सेवन कर लेते हैं, ठीक है, कई बार अधिक भोजन का सेवन कर लेते हैं, ये भी हमारा लक्षण है। अब जो हम समझते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा से बचाव। मान लो किसी व्यक्ति को ये एनोरेक्सिया नर्वोसा हो गया, तो वो किस प्रकार से इस जो बीमारी है उससे बच सकता है। पहला, भार कम करने के लिए सुनी सुनाई बातों की या किताबों की ज्ञान अपेक्षा विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भार कम करने के उद्देश्य से आप बिल्कुल खाना पीना छोड़ दो, आप बिल्कुल ही मतलब पतले दुबले हो जाओ, इतना भी आपको नहीं करना चाहिए। आपको एक नियमित रूप से खाना खाना चाहिए, ना ही ज़्यादा अधिक ना ही ज़्यादा कम। आपको बिल्कुल एक मतलब नियमित रूप से बिल्कुल समान भोजन करना चाहिए, ना ही ज़्यादा कम खाना चाहिए ना ज़्यादा अधिक खाना चाहिए, बिल्कुल सामान्य भोजन खाना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो हमारा उपाय है वो बच्चों को यह समझाना चाहिए कि भारी शरीर होने के बावजूद वह चुस्त भारी शरीर होने के देखो बच्चों को ये समझाना चाहिए कि भारी शरीर होने के बावजूद भी वह चुस्त तथा आकर्षक बने रह सकते, ठीक है। मतलब देखो ये सब क्या है ना, ये मानसिक एक तरह से विकार है इसमें कुछ। देखो बच्चों को समाज ही तो उलाता है कि भाई तू मोटा है, तेरे में वजन ज़्यादा है, तू ये है तू वो है, तो बच्चा का दिमाग एक तरह से हिल जाता है कि वो मेरे को लोग मोटा कह रहे हैं, मेरे को ये कह रहे हैं, मैं अपना वजन कम करूंगा, जिस कारण से वो कुछ गलत कदमों को उठा लेता है। तो वही हमारा गलत कदम क्या था, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। तो बच्चों को एक मतलब उनको एक मोटिवेशन देना चाहिए कि नहीं आप इस वजन में भी ठीक हो, इस तरह भी आप बहुत ही भविष्य में आगे कुछ बन सकते हो और आप अपना विकास कर सकते हो, ठीक है। उनको एक तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए कि आपका जो शारीरिक सौंदर्य है वो बहुत ही अच्छा है और आप इस सौंदर्य के रूप में भी आप बहुत ही अच्छा अपना भविष्य में कर सकते हो। जो हमारा बचाव वो है समस्या से ग्रस्त व्यक्ति से दूर रहें। अब मान लो जो व्यक्ति इस समस्या से ग्रस्त है वो भी आपको यही शिक्षा देगा, तो उससे आप दूर रहें, ठीक है। जो भी इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति है उससे आप दूर रहें। चौथा जो आपका बचाव है, मतलब चौथा जो आपका उपाय है वो है मनोवैज्ञानिक की सहायता भी ली जा सकती है, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवाइयाँ भी ली जा सकती है। अब जो मनोवैज्ञानिक है उसकी सहायता भी ली जा सकती है और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार दवाइयाँ भी ली जा सकती है। अब जो हमारा दूसरा है वो है बुलिमिया या अतिक्षुधा, ठीक है। पहले हमने पढ़ा एनोरेक्सिया नर्वोसा, अब हम पढ़ेंगे बुलिमिया। तो देखो इस विकार में व्यक्ति अत्यधिक भोजन करते हैं और दूसरे ही पल वजन कम करने का प्रयास करने लगते हैं। इसके कारण, ठीक है, इसके लिए वह भोजन के पश्चात उल्टी करना, एनिमल लेना, दवाइयाँ तथा उपवास जैसे तरीके अपनाते हैं। इसमें देखो क्या है ना कि व्यक्ति खाना तो खूब खाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है वो खाना नहीं खाएगा, खाना पूरा भरपेट खाएगा, लेकिन खाना खाते ही जैसे तुरंत उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत ही वो बलपूर्वक उल्टी कर देगा, ठीक है, भोजन के पश्चात ही उल्टी कर देगा। एनिमा लेना, दवाइयाँ लेगा, ठीक है, उपवास करेगा, ठीक है, उपवास जैसे तरीकों को अपनाएगा, ठीक है। अब जब हम पढ़ते हैं बुलिमिया कितने प्रकार का होता है, बुलिमिया जो दो प्रकार का होता है, पहला रेचक और दूसरा गैर रेचक। रेचक में क्या है, इस प्रकार की बुलिमिया में व्यक्ति भोजन के बाद जानबूझ के उल्टी करता है। इस प्रकार में क्या होता है, भोजन तुरंत व्यक्ति ने मान लो भोजन किया और तुरंत जानबूझ के उल्टी कर देता है अथवा एनिमा का प्रयोग करता है। इस प्रकार की क्रिया का मुख्य उद्देश्य भोजन के हजम होने से उसे निष्कासित करना होता है। मतलब भोजन व्यक्ति ने करा, पूरा भरपेट खाना खाया, अब उस भोजन को पचने से पहले ही वो उल्टी के द्वारा उसको बाहर निकाल देता है। और ये हमारा हो गया रेचक बुलिमिया। और दूसरा जो हमारा है
वो है गैर रेचक बुलिमिया। यानी जो हमारा दूसरा है वो क्या है, गैर रेचक बुलिमिया। देखो इसमें क्या है, इस प्रकार के बुलिमिया में व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी की खपत करने के उद्देश्य से उपवास, सख्त डाइटिंग या फिर अत्यधिक व्यायाम का सहारा लेता है। मतलब व्यक्ति ने खाना तो खा लिया, ठीक है, अब वो खाना खाने के तुरंत बाद ही उपवास कर लेगा, सख्त डाइट करेगा, या फिर बहुत ज़्यादा व्यायाम, मान लो खाना खाया, खाना खाने के बाद तुरंत ही बहुत ज़्यादा व्यायाम करने लग जाता है, ठीक है, तो ये हमारा गैर रेचक बुलिमिया हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा रेचक बुलिमिया और ये था हमारा गैर रेचक बुलिमिया। अब समझते हैं बुलिमिया का कारण, ठीक है। देखो बुलिमिया जो है हमारा, इसके कारण क्या क्या, मतलब बुलिमिया जो है वो किस कारण से व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो सकता है। पहला, अनुवांशिक कारक, ठीक है। तो अनुवांशिक का मतलब ये होता है, मान लो एक पिता है, माता पिता है, उनसे उनके बच्चे में, उनसे उनके बच्चे, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी समस्या का आना, मतलब पहले उनके पिता को था, फिर उनके बच्चे को हुआ, फिर उनके, मतलब एक पीढ़ी बाई पीढ़ी सब में आना, ठीक है। तो ये समस्या ऐसे व्यक्ति में विकसित हो सकती है जिसके माता पिता या भाई बहन भी समस्या से, मान लो उसके माता पिता कोई समस्या और उस बच्चे को भी समस्या हो सकती है, ठीक है। दूसरा हमारा कारण है वो है सामाजिक कारक। आधुनिक जीवन शैली के कारण आज हर युवा शारीरिक रूप से फिट दिखना चाहता है। उनकी यही इच्छा इस समय का प्रमुख कारण, ठीक है, वो शारीरिक रूप से फिट दिखने के लिए भी अपने वजन को कम करने का प्रयास करता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक कारक, चिंता, अवसाद तथा कम आत्मसम्मान जैसे मनोवैज्ञानिक कारकों के कारण भी व्यक्ति इस समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। मतलब व्यक्ति को लगता है कि वो, ठीक है, व्यक्ति के अंदर चिंता होती है, अवसाद होता है, कम आत्मसम्मान होता है, मतलब व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत ही मोटा है, उसका शारीरिक सौंदर्य सही नहीं है, तो इस कारण से वो इस समस्या की ओर बढ़ जाता है, यानी इस समस्या से वो ग्रस्त हो जाता है। अब जो हमारा इसके लक्षण क्या क्या है, बुलिमिया जो है इसके लक्षण क्या क्या है। पहला, बार बार भोजन करना। व्यक्ति जो तुरंत तुरंत भोजन करे, मतलब बार बार भोजन करेगा, और ठीक है, और भोजन करने के तुरंत बाद ही वो उल्टी करके, व्यायाम करके वो भोजन को बाहर निकाल देगा। दूसरा, वजन बार बार कम या ज़्यादा होना, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति बार बार भोजन कर रहा है फिर उसको निकाल रहा है, तो वजन एक बार बढ़ेगा, वजन घटेगा, मतलब व्यक्ति के अंदर जो वजन है बार बार बढ़ेगा, बार बार घटेगा, ठीक है। कभी बार बार देखो, व्यक्ति के अंदर बार बार वजन कम या ज़्यादा होते हैं, मतलब व्यक्ति के अंदर बार बार वजन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक। तीसरा जो हमारा लक्षण है वो है खाने के बाद उल्टी करना। जो व्यक्ति होता है वो तुरंत खाना खाएगा और खाने के तुरंत बाद ही उल्टी कर देगा। और जो हमारा चौथा लक्षण है वो है कमजोरी व चक्कर आना। मान लो व्यक्ति खाना खा रहा है, खाना खाने के बाद तुरंत उल्टी कर रहा है, अभी खाना को पचने नहीं दे रहा है, तो उसको व्यक्ति के अंदर कमजोरी आ जाएगी और चक्कर भी आ सकता है। अब जो है हमारा है बुलिमिया से बचाव। यानी मान लो किसी व्यक्ति को ये बुलिमिया नामक जो ये रोग ये हो गया, तो उससे किस प्रकार से बच सकता है। पहला इसका जो उपाय है वो है बुलिमिया के उपचार में मनोवैज्ञानिक उपचार सबसे कारगर सिद्ध होता है। मानसिक व्यवहार थेरेपी तथा पोषक थेरेपी द्वारा भी इस रोग से बचा जा सकता है, ये हमारा पहला उपाय। दूसरा हमारा उपाय हो जाएगा पीड़ित व्यक्ति को सामान्य वजन पर लाने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति जो है, पीड़ित जो व्यक्ति है उसको सामान्य वजन पर लाने का प्रयास करना चाहिए, ये हमारा दूसरा उपाय हो जाएगा। तीसरा जो हमारा उपाय है वो है रोग के मनोवैज्ञानिक कारकों को पहचान कर उन्हें, देखो, रोग के मनोवैज्ञानिक कारकों को पहचान कर उन्हें, देखो, उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यानी रोग के जो मनोवैज्ञानिक कारक है उनको पहचान कर देखो, यानी जो रोग के जो मनोवैज्ञानिक कारक है उनको पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था हमारा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2, ठीक है, खेल कूद में बच्चे और महिलाएं। आशा करता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।